ये एक सस्पेंस कहानी है जिसमें एक आदमी 4 दिनों के लिए कोमा में चला जाता है और जब वो होश में आता है तो न सिर्फ उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है बल्कि इस दुनिया से हमेशा के लिए उसकी पहचान भी खत्म हो जाती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अननोन। इस कहानी की शुरुआत में डॉक्टर मार्टिन हैरिस और उनकी पत्नी लिज को दिखाया जाता है जो फ्लाइट से जर्मनी के बर्लिन शहर जा रहे हैं। दरअसल इन्हें वहां पर अपनी बायोटेक्नोलॉजी सबमिशन करवानी है। मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टर्म है जहां पर दवाइयों पर और पेड़ पौधों पर रिसर्च होते हैं। ये दोनों के दोनों एयरपोर्ट से एक टैक्सी लेते हैं और जब ये टैक्सी में बैठते हैं तो इनका एक बैग वहीं पर छूट जाता है और जब ये होटल आते हैं तो लिज अंदर रिसेप्शन पर चली जाती है। मार्टिन बाहर अपना सामान निकालता और वो देखता है कि उसका एक बैग कम है, इसीलिए वो दूसरी टैक्सी पकड़कर सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। इस टैक्सी को एक लड़की चला रही होती है, लेकिन इससे पहले कि ये एयरपोर्ट तक पहुंचते इनकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी गाड़ी पानी के अंदर डूब जाती है। हालांकि मार्टिन बेहोश हो जाता है, लेकिन वो लड़की जो टैक्सी चला रही होती है वो उसकी जान बचाती है, उसे पानी से बाहर निकालती है और वहां से चली जाती है। यहाँ पर मेडिकल टीम पहुंच चुकी होती है। अब हॉस्पिटल में मार्टिन हैरिस को होश आता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि 4 दिन से तुम कोमा में थे, तुम्हारी टैक्सी नदी में गिर गई थी और अभी तक तुम्हारी पूछताछ करने के लिए कोई भी नहीं आया। इस बात से डॉक्टर हैरिस परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी लिज यहाँ बर्लिन में अकेली है, वो परेशान हो रही होगी और इसीलिए वो हॉस्पिटल से निकलकर सीधा उसी होटल में जाता है जहां पर उनकी बुकिंग थी। लेकिन उसे ऊपर रूम में नहीं जाने दिया जाता क्योंकि उसके पास उसकी कोई भी आईडी नहीं होती। और तभी वो देखता है कि उसकी पत्नी खाने वाली जगह की तरफ जा रही है और जब वो उस तरफ जाने लगता है तो उसे रोका जाता है। और जब वहां पर हेड ऑफ सिक्योरिटी पूछता है कि आपकी बुकिंग है तो वो कहता है कि हाँ, मेरा नाम डॉक्टर हैरिस है। और जब उनका नाम चेक किया जाता है तो वहां पर उनका नाम होता है, लेकिन उनके पास ये बात साबित करने के लिए कि वो खुद ही डॉक्टर हैरिस हैं कोई भी आईडी नहीं होती। इसीलिए हेड ऑफ सिक्योरिटी उनके साथ जाते हैं और जब वो अपनी पत्नी लिज के पास पहुंचते हैं तो लिज उन्हें पहचानने से साफ साफ मना कर देती है। वो कहते हैं कि शायद आपसे कोई गलती हुई है। और तभी वहां पर एक आदमी आता है, वो कहता है कि मेरा नाम डॉक्टर मार्टिन हैरिस है। और ये सुनने के बाद डॉक्टर हैरिस, जो कि असली डॉक्टर हैरिस हैं, वो पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाते हैं। उनकी पत्नी उन्हें नहीं पहचानती और उनके सामने एक आदमी है जिसके पास उनकी आइडेंटिटी है और वो खुद को मार्टिन हैरिस बता रहा है। और जो खुद असली डॉक्टर हैरिस हैं उनके पास अपने आप को डॉक्टर हैरिस साबित करने के लिए एक भी सबूत नहीं है, इसीलिए उन्हें सिक्योरिटी ऑफ हेड के साथ वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफ हेड उनकी वेबसाइट देखते हैं जिसमें उनकी फोटो नहीं होती बल्कि इसमें उसी मार्टिन हैरिस की फोटो है जो उनकी पत्नी के साथ इस वक्त है। और इससे सबको यकीन हो जाता है कि ये आदमी जो खुद को डॉक्टर हैरिस बता रहा है ये झूठ बोल रहा है। इसके बाद वो एक आदमी को कॉल करने के लिए भी कहते हैं जिसका नाम रॉडनी होता है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करता। डॉक्टर हैरिस कहते हैं कि मैं अपनी एम्बेसी में बात करना चाहता हूँ। हेड ऑफ सिक्योरिटी उसे बताते हैं कि मंडे तक एम्बेसी बंद है और अभी डॉक्टर हैरिस को अरेस्ट करने वाले होते हैं क्योंकि उनकी नजरों में वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें अरेस्ट करते डॉक्टर हैरिस कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और वो उन्हें डॉक्टर का कार्ड भी दिखाते हैं। वो कहते हैं कि मैं 4 दिनों तक कोमा में था, शायद ये उसी का असर है। और इसके बाद उन्हें टैक्सी में बिठाकर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो हॉस्पिटल पहुंचते वो रास्ते में उतर जाते हैं और एक बार फिर से होटल के बाहर जाते हैं क्योंकि वो अपनी पत्नी लिज से मिलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। लेकिन वो वहां से देखते हैं कि उनकी पत्नी उस आदमी के साथ जो ये दावा कर रहा है कि वो डॉक्टर हैरिस है उसके साथ बहुत खुश होती है। और ये देखने के बाद वो डिसअपॉइंट होकर वहां से चले जाते हैं। वो एक टेलीफोन बूथ से अपने कॉलीग प्रोफेसर रॉडनी को कॉल करते हैं। वो उनका कॉल रिसीव नहीं करते और उन्हें अपना मैसेज रिकॉर्ड करना पड़ता है। वो रॉडनी को बर्लिन में जो कुछ भी हुआ होता है उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और तभी वो देखते हैं कि सामने एक गाड़ी है। उन्हें शक होता है कि गाड़ी से उन पर कोई नजर रख रहा है, इसीलिए वहां से चले जाते हैं। और जब वो मेट्रो के सबवे में होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो भागते हुए मेट्रो के अंदर चले जाते हैं और इससे पहले कि वो आदमी जो उनका पीछा कर रहा था मेट्रो के अंदर पहुंचता, मेट्रो का दरवाजा बंद हो जाता है जिसकी वजह से वो आदमी मेट्रो के अंदर नहीं आ पाता। मेट्रो के अंदर डॉक्टर हैरिस को याद आता है कि कल 12:30 बजे उनकी मीटिंग लियो ब्रेसलर से है और वो उसे डायरी में नोट कर लेते हैं। और जब वो मेट्रो से बाहर निकलते हैं तभी उन्हें एक टैक्सी दिखती है जिस टैक्सी में वही नंबर होता है जो नंबर उस टैक्सी का था जिस टैक्सी में उनका एक्सीडेंट हुआ था। और उस नंबर के सहारे वो उस लड़की तक पहुंच जाते हैं जो उस दिन टैक्सी चला रही थी। दरअसल वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है। वो उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहते हैं और उससे पूछते हैं कि उस दिन तुमने मुझे कहां से रिसीव किया था और मैं कहां जा रहा था। लेकिन वो लड़की उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती। वो कहती कि मेरा पीछा छोड़ दो। डॉक्टर हैरिस 4 दिनों तक कोमा में रहे, इसीलिए उन्हें बहुत सारी बातें अच्छे से याद नहीं होती। और अब वो उस जगह जाते हैं जहां पर उनकी प्रोफेसर लियो ब्रेसलर के साथ मीटिंग थी। और जब वो लैब के अंदर पहुंचते हैं तो डॉक्टर हैरिस देखते हैं कि वहां पर पहले से वो बहरूपिया होता है जो ये दावा कर रहा है कि वो डॉक्टर हैरिस है। डॉक्टर हैरिस वहां पर जो प्रोफेसर होते हैं उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो असली हैं और जो पहले से वहां पर था वो बहरूपिया है। अब यहाँ पर जो प्रोफेसर लियो ब्रेसलर होते हैं वो डॉक्टर हैरिस से पहले कभी नहीं मिले, उनके सिर्फ फोन पर उनसे बातें होती थी। इसीलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में से असली कौन
कौन है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि प्रोफेसर ब्रेसलर ने डॉक्टर हैरिस से फोन पर जो भी बातें की होती है, इन दोनों को ही उन बातों की पूरी डिटेल पता होती है। पर बाजी यहाँ पर पूरी तरह से तब बदल जाती है जब नकली डॉक्टर हैरिस अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं और साथ ही साथ वो अपनी पत्नी लिज के साथ अपना फोटो भी दिखाते हैं। इसीलिए पुलिस यहाँ से असली डॉक्टर हैरिस को एक बार फिर से वापस हॉस्पिटल ले जाती है और अब उन्हें भी यकीन होना शुरू हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है, जिस वजह से वो अपनी याददाश्त काफी हद तक खो चुके हैं। उनकी परेशानी को देखकर हॉस्पिटल में जो नर्स होती है वो उन्हें एक आदमी का नाम और एक एड्रेस लिख कर देती है। वो कहती है कि इस पते पर जाकर इस आदमी से मिल लेना, ये तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब जब डॉक्टर पूरी तरह से बेहोशी के आलम में होते हैं क्योंकि उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया होता है, तभी वहां पर एक डॉक्टर आता है। लेकिन ये डॉक्टर नहीं होता, ये वही आदमी होता है जो मेट्रो स्टेशन के सबवे में उनका पीछा कर रहा था। वो डॉक्टर हैरिस की ग्लूकोज की बोतल के अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर देता है, लेकिन इससे पहले कि उनकी जान जाती वहां पर नर्स आ जाती है। वो आदमी नर्स को मार देता है और जब वो आदमी नर्स की डेड बॉडी अंदर छुपाने के लिए जाता है तो डॉक्टर हैरिस को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। वो हॉस्पिटल से भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि उन्हें कहां जाना चाहिए। तभी उन्हें याद आता है कि नर्स ने उन्हें एक एड्रेस दिया था और वो उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें युर्गन नाम का आदमी मिलता है जो मिनिस्ट्री फॉर स्टेट सिक्योरिटी के लिए काम किया करता था और वो डॉक्टर हैरिस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर, तुम्हारी कहानी पर विश्वास है। डॉक्टर हैरिस कहते हैं कि जरूर उन्होंने कोई ना कोई गलती की होगी। युर्गन उन्हें कहते हैं कि हमें ये जानने की जरूरत है कि अगर कोई तुम्हारी जगह लेना चाहता है तो इसके पीछे वजह क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर हैरिस कहते हैं कि इसकी तैयारी सालों से चल रही है, इसीलिए उनके पास मेरी हर एक डिटेल है, उनके पास मेरा पासपोर्ट है और यहाँ तक कि उन्हें यह भी पता है कि मैंने किससे कब क्या क्या बातें की थी। और वो युर्गन को अपनी किताब दिखाते हैं जिसके पीछे उन्होंने वो सब लिखा होता है जो जो उन्हें याद आया होता है। युर्गन देखते हैं कि वहां पर कुछ नंबर्स भी लिखे होते हैं और जब वो डॉक्टर हैरिस से पूछते हैं कि ये क्या है, डॉक्टर हैरिस कहते हैं कि मुझे नहीं पता, ये मेरी पत्नी की राइटिंग है। वो कहते हैं इन नंबर्स का कुछ मतलब हो सकता है। डॉक्टर हैरिस कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। युर्गन उन्हें कहते हैं कि जिस कॉलिग को तुमने 2 बार कॉल करने की कोशिश की थी मैं उन्हें कॉल करूंगा। दरअसल थैंक्स गिविंग का टाइम है, शायद उनसे कॉन्टैक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। थैंक्स गिविंग अमेरिका में नेशनल हॉलीडेज का वक्त होता है और इसीलिए इन्हें लगता है कि वो प्रोफेसर जिन्हें बार बार डॉक्टर हैरिस कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे। डॉक्टर हैरिस यहाँ से निकल जाते हैं और वो एक बार फिर से उसी लड़की के पास जाते हैं जो उन्हें होटल से एयरपोर्ट ले जा रही थी, जिसने उनकी जान बचाई थी। इस लड़की का नाम जीना होता है। प्रोफेसर हैरिस उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन वो उनकी मदद नहीं करना चाहती। प्रोफेसर हैरिस उसे अपनी घड़ी देते हैं जो कि बहुत महंगी होती है। वो कहते हैं कि इसकी कीमत 5000 यूरोज है जो जर्मन करेंसी के हिसाब से बहुत ज्यादा है। जीना उस घड़ी को ले लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे क्या कर सकती हूँ। डॉक्टर हैरिस उससे पूछते हैं कि उस दिन तुमने मुझे कहां से पिक किया था और मैं कहां जा रहा था। दरअसल उन्हें कुछ याद नहीं होता कि उस दिन जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो वो कहां जा रहे थे। जीना उन्हें बताती कि मैंने तुम्हें होटल से पिक किया था और तुम बहुत जल्दबाजी में थे, तुम एयरपोर्ट जा रहे थे, लेकिन उन्हें याद नहीं आता कि वो एयरपोर्ट क्यों जा रहे थे। डॉक्टर हैरिस कहते हैं कि मुझे आज रात को रहने के लिए जगह चाहिए। जीना उन्हें अपने घर ले जाती है, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो उनके ऊपर वही आदमी हमला करता है जिस आदमी ने मेट्रो सबवे में उनका पीछा किया था और हॉस्पिटल में भी उन्हें मारने की कोशिश की थी। लेकिन इससे पहले कि वो डॉक्टर हैरिस को मारता, जीना पीछे से आकर उस आदमी को मार देती है और ये दोनों की दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ युर्गन इस पूरे केस को स्टडी कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर हैरिस जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं उस काम में सऊदी अरेबिया के प्रिंस जिनका नाम शाडा है वो भी इन्वॉल्व है। दरअसल वो इस पूरे प्रोजेक्ट में फंडिंग कर रहे होते हैं और प्रिंस शाडा के ऊपर कई बार जानलेवा हमले हो चुके होते हैं। इसके बाद युर्गन एक बार फिर से डॉक्टर हैरिस से मिलते हैं, उनके साथ जीना भी होती है और वो डॉक्टर हैरिस से पूछते हैं कि सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस शाडा है उनका तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या इन्वॉल्वमेंट है। डॉक्टर हैरिस बताते हैं कि प्रोफेसर ब्रिसलर जिनसे मिलने वो यहाँ पर आए थे वो एक खास तरह की खेती पर काम कर रहे हैं। दरअसल वो दुनिया से भूख को मिटा देना चाहते हैं और सऊदी अरेबिया के प्रिंस इस काम में फंडिंग कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत जल्द तेल खत्म हो जाएगा। पर इस रिसर्च के पूरा होने के बाद ये एग्रीकल्चर उनका खजाना बन जाएगा, वो इसे पेटेंट करवा लेंगे और पूरी दुनिया से इससे पैसे कमाएंगे। ओर्गन उसे बताते हैं कि एक यही वजह है कि उनके अपने देश वालों ने कई बार उनके ऊपर हमले किए क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो इस तरह का कोई भी काम करे, लेकिन प्रिंस शाडा किसी भी तरह से इस काम को अंजाम देना चाहते हैं। वो डॉक्टर हैरिस से पूछते हैं क्या आज रात को एक कॉकटेल पार्टी है जहां पर प्रिंस शाडा भी आने वाले हैं। डॉक्टर हैरिस कहते हैं कि हाँ, प्रोफेसर ब्रिसलर की स्पीच से पहले एक कॉकटेल पार्टी है। ओर्गन कहते हैं कि ऐसी जगह पर प्रिंस शाडा को मारना बहुत आसान हो जाएगा जहां पर चंद लोग हैं, वो भी तब जब उनमें से एक तुम्हारे रूप में हो। ये समझ जाते हैं कि पूरा का पूरा षड्यंत्र प्रिंस शाडा को मारने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर डॉक्टर हैरिस की किताब के पीछे जो नंबर्स लिखे होते हैं वो उन्हें भी समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि इसमें जो पहला नंबर है वो पेज को दर्शाता है, दूसरा नंबर उस पेज की लाइन को और तीसरा नंबर उस लाइन के वर्ड को, और इन चारों कोड से जो सामने आता है वो 4 फूलों के पौधों के नाम आते हैं। दरअसल ये बॉटनी की किताब होती है, लेकिन इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये कोड्स क्यों हैं, किस लिए हैं, क्योंकि ये डॉक्टर हैरिस के काम का हिस्सा नहीं है।
इसके बाद डॉक्टर हैरिस और जीना उस जगह पर आते हैं जहां पर आज डॉक्टर हैरिस की वाइफ लिज को आना था। दरअसल उन्हें उसके शेड्यूल के बारे में कुछ कुछ याद होता है। ये एक एग्जीबिशन होती है और वहां पर वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि सब क्या हो रहा है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लिज कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, वो हमें मार देंगे। डॉक्टर हैरिस कहते हैं कि मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। लिज कहते हैं कि तुम एयरपोर्ट पर अपना ब्रीफ केस भूल गए थे और उसी को लेने के लिए तुम गए थे, जाओ और उसे ढूंढो, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी, तुम मेरा इंतजार करना। डॉक्टर हैरिस एयरपोर्ट जाते हैं और वहां पर उनका ब्रीफ केस उन्हें मिल जाता है जो सिक्योरिटी ने अपने पास रखा होता है और उसके अंदर उनका पासपोर्ट होता है जिस पर उनका नाम डॉक्टर हैरिस लिखा होता है। अपना बैग, अपनी आइडेंटिटी पाकर वो बहुत खुश होते हैं। जीना उसे कहती है कि जो तुम्हें चाहिए था तुम्हें मिल चुका है और वो वहां से जाने लगती है। डॉक्टर हैरिस उसे बहुत सारे पैसे देते हैं। वो कहते हैं कि तुम इसकी हकदार हो। दरअसल जीना यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रही होती है, इसीलिए वो इस देश से निकलना चाहती है। जीना पैसे ले लेती है और उसकी घड़ी उसे वापस कर देती है क्योंकि वो घड़ी डॉक्टर हैरिस को उसकी पत्नी ने गिफ्ट की थी। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर रॉडनी, जिन्हें डॉक्टर हैरिस ने 2 बार कॉल किया था और उन्होंने उसका कॉल रिसीव नहीं किया था, वो भी अब बर्लिन आ चुके हैं। और बर्लिन आने के बाद सबसे पहले वो युर्गन को कॉल करते हैं जो डॉक्टर हैरिस की मदद कर रहा होता है। दरअसल रॉडनी और युर्गन उस वक्त से एक दूसरे को जानते हैं जब युर्गन जासूस हुआ करता था। वो युर्गन के घर पर जाते हैं और युर्गन से डॉक्टर हैरिस के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं कि मैं उस हर एक इंसान को जानना चाहता हूं जिसने डॉक्टर हैरिस को तुमसे मिलवाया। युर्गन उन्हें कहते हैं कि जब मैं ड्यूटी पर था आज से कई साल पहले, तब एक ग्रुप के बारे में बहुत अफवाह थी जिसका नाम सेक्शन 15 था और इस ग्रुप के लोग अपने काम में बहुत माहिर थे जो पैसों के लिए लोगों को मारा करते थे। हालांकि कभी इस ग्रुप के बारे में किसी को नहीं पता चला, पर कुछ लोगों का मानना है कि सेक्शन 15 आज भी एग्जिस्ट करता है। दरअसल युर्गन को पता चल गया होता है कि प्रोफेसर रॉडनी उसी ग्रुप के एक सदस्य हैं और यहाँ पर वो उनसे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए डॉक्टर हैरिस के बारे में पता करने के लिए आए हैं। वो उनके जरिए डॉक्टर हैरिस तक पहुंचना चाहते हैं। प्रोफेसर रॉडनी बोलते हैं कि जब तुम्हें सब कुछ पता चल चुका था तो तुम भागी क्यों नहीं। युर्गन उन्हें कहते हैं कि मैं तुमसे कहां भागता, वैसे भी मैं बीमार हूं। और इसके बाद वो उनके सामने चाय पीते हैं। दरअसल चाय में उन्होंने खुद जहर डाल दिया था ताकि वो उनसे ये इन्फॉर्मेशन ना निकाल पाए कि उन्हें क्या क्या पता है, साथ ही उनके जरिए वो डॉक्टर हैरिस तक ना पहुंच पाए। युर्गन की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और इसके बाद रॉडनी सीधा एयरपोर्ट जाते हैं जहां पर डॉक्टर हैरिस बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, मेरे साथ चलो। और वो अपने साथ उसे गाड़ी तक ले जाते हैं और तभी पीछे से एक आदमी उनकी गर्दन पर इलेक्ट्रिक शॉक लगाता है जिससे डॉक्टर हैरिस बेहोश हो जाते हैं। जीना दूर से देख लेती है और वो भी गाड़ी से उनका पीछा करना शुरू कर देती है। प्रोफेसर रॉडनी डॉक्टर हैरिस को एक जगह ले जाते हैं और वो कहते हैं कि सब क्या हो रहा है, मेरे पूरे करियर में पहली बार ऐसा हुआ है। डॉक्टर हैरिस कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। रॉडनी उससे पूछते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम असली डॉक्टर हैरिस हो। वो कहता है कि हाँ मैं असली हूं और नकली वाला मेरी पत्नी लिज के साथ है। रॉडनी कहता है कि लिज तुम्हारी पत्नी नहीं है और ना ही तुम डॉक्टर मार्टिन हैरिस हो। दरअसल इस नाम का इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तुमने इसके वजूद को क्रिएट किया ताकि तुम उस मीटिंग का हिस्सा बन सको जहां पर प्रिंस शाडा आ रहे हैं। और जो तुम्हें लगता है कि नकली डॉक्टर हैरिस है, ये भी तुम्हारा ही प्लान था ताकि अगर तुम इस प्लान में काम ना कर सको या कुछ हो जाए तो वो इस प्लान को, इस काम को आगे अंजाम दे सके। इसका मतलब ये होता है कि सेक्शन 15 ऑर्गेनाइजेशन जो पैसों के लिए लोगों को मारती है, ये इंसान जो खुद को डॉक्टर हैरिस समझ रहा है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है और इसी ने पूरा प्लान प्रिंस शाडा को मारने के लिए बनाया था। लेकिन 4 दिन तक कोमा में रहने के बाद वो सब कुछ भूल चुका है। उसके पास जो हल्की फुल्की यादें हैं, उन यादों से वो खुद को डॉक्टर मार्टिन हैरिस समझता है। रॉडनी उसे बताते हैं कि उर्गन को सब कुछ पता चल चुका था लेकिन अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसे एक अच्छी मौत मिली, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं कि अगर मैं डॉक्टर हैरिस नहीं हूं तो मैं कौन हूं। रॉडनी उसे कहते हैं कि तुम मेरे सबसे माहिर हत्यारे थे लेकिन अब तुम हमारे काम को खराब कर रहे हो। और इससे पहले कि वो उसे मार दे, वहां पर जीना गाड़ी लेकर आ जाती है और राउडनी के साथ जो आदमी होता है वो उसे गाड़ी से कुचल देती है। राउडनी गाड़ी के अंदर चला जाता है लेकिन जीना उस गाड़ी को भी बिल्डिंग से नीचे धकेल देती है जिससे उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। और इसके बाद खुद को डॉक्टर हैरिस समझने वाला ये इंसान, जिसे अपना नाम भी याद नहीं है, उस ब्रीफकेस को खोलता है जो एयरपोर्ट से लाया था और वो देखता है कि उसके अंदर उसके कई अलग अलग नाम के पासपोर्ट्स होते हैं। और ये देखने के बाद वो पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाता है। वो समझ जाता है कि राउडनी जो भी कह रहा था वो सच कह रहा था, वो डॉक्टर हैरिस नहीं बल्कि एक हत्यारा है। अपने इन्हीं डॉक्यूमेंट से उसे पता चलता है कि 3 महीने पहले भी वो बर्लिन आया था और अब उसे थोड़ी थोड़ी यादें आना शुरू हो जाती हैं। उसे याद आता है कि 3 महीने पहले वो बर्लिन के उसी होटल में रुका था जहां पर आज कॉकटेल पार्टी है, जहां पर प्रिंस शाडा, प्रोफेसर ब्रिसलर और दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक आने वाले हैं। और उसने उस होटल में बॉम्ब प्लांट किया हुआ है ताकि आज पार्टी के दौरान बॉम्ब को ब्लास्ट करके वो प्रिंस शाडा को मार सके। और अब वो जीना के साथ उस होटल के अंदर घुस जाता है लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी होती है वो इन दोनों को पकड़ लेती है। ये वही होटल है जहां पर वो पहले भी अपनी पत्नी से मिलने के लिए आया था और सिक्योरिटी ने उसे निकाल दिया था। वो यहाँ की सिक्योरिटी को बताता है कि यहाँ पर 3 महीने पहले मैंने एक बॉम्ब को इम्प्लांट किया था और आज वो ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। और तब वो सिक्योरिटी को कहता है कि आज से 3 महीने पहले की फुटेज निकालो। और जब वो सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं तो वो उसमें देखते हैं कि आज से 3 महीने पहले वो खुद और उसके साथ उसकी पत्नी लिज, जिसने उसे पहचानने से मना कर दिया था, वो दोनों आए थे। और अब सिक्योरिटी को उनकी बातों पर यकीन आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिज को दिखाया जाता है जो प्रोफेसर ब्रेसलर के लैपटॉप से उनका सारा डेटा कॉपी कर लेती है। दरअसल उन्होंने अपनी रिसर्च से एक ऐसी कॉर्न की फसल इन्वेंट
इन्वेंट की होती है जो किसी भी मौसम में किसी भी देश में उग सकती है, और अब वो सारा का सारा डेटा उनके पास होता है। साथ ही साथ लिज वहां पर उस बॉम्ब को भी एक्टिव कर देती है जिसे आज से 3 महीने पहले उसने वहां पर एक्टिवेट किया था। और जो डॉक्टर हैरिस की किताब के पीछे कोड्स होते हैं, जो फूलों के नाम होते हैं, वो इस बॉम्ब को एक्टिवेट करने के पासवर्ड्स होते हैं। यहाँ पर जीना के साथ जो डॉक्टर हैरिस होते हैं उन्हें याद आ जाता है कि ये पूरा का पूरा प्लान प्रिंस शाडा को मारने के लिए नहीं बल्कि प्रोफेसर ब्रिजलर को मारने के लिए है, ताकि उनकी रिसर्च को चोरी करके दुनिया में बेचा जा सके और करोड़ों रुपए कमाए जा सके। अब होटल की सिक्योरिटी को असली डॉक्टर हैरिस की बातों पर यकीन आ जाता है और वो अनाउंसमेंट करती है कि जहां पर पार्टी चल रही है वहां से सब लोग बाहर आ जाएं। और लिज समझ जाती है कि उनका प्लान चौपट हो गया, इसीलिए वो बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो इंक्वायरी में उसका नाम सामने आ जाएगा। वहीं नकली डॉक्टर हैरिस प्रोफेसर ब्रिजलर को मारने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मारते वहां पर असली डॉक्टर हैरिस आ जाते हैं और इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और इसी बीच लिज जब बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रही होती है तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पर असली डॉक्टर हैरिस नकली डॉक्टर हैरिस को भी मार देते हैं। और अंत में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ब्रिजलर, जिन्होंने कॉर्न की एक अनोखी प्रजाति बनाई है जो कहीं पर भी उग सकती है, जिसमें कोई भी कीटनाशक की जरूरत नहीं है, वो दुनिया के लिए प्रिंस शाडा और प्रोफेसर ब्रिजलर की तरफ से एक तोहफा है। वहीं डॉक्टर हैरिस, जिन्हें अभी भी अपना असली नाम नहीं पता, जिन्होंने अपने ही प्लान को पूरी तरह से निश्तो नाबूद कर दिया, वो जीना को एक पासपोर्ट देते हैं जिसमें उसका अलग नाम होता है। दरअसल उसके पास कोई भी आईडी नहीं होती और अब वो कहीं भी जाने के लिए आजाद है और उनके पास खुद भी अपने लिए एक नए नाम की आईडी है। और ये दोनों के दोनों एक साथ ट्रेन में बैठकर एक अलग सफर पर निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2011 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.8। इस फिल्म का बजट था 30 to 40 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 137 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।